प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एक बार बता देंगे प्यारे बच्चों आप सब, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, जुड़ जाइए सभी। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों आप सबों का आपके अपने प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदित्य सर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से लाइव प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह अनुसर पे। जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों कि आज का जो सेशन है वो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, इसलिए इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आप जरूर बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा है, और अपने आसपास जो आपके छोटे भाई बहन जो आपके बंधु हैं उनसे जरूर शेयर कीजिए सेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अनुसर और अनुसर की टीम से जुड़ सके। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है वो धमाकेदार डायग्राम्स, जो आपका बहुत दिनों से ये प्रश्न था, आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि डायग्राम्स जो है वो आने चाहिए, और बिल्कुल जैसा कि आपको पता है 1 तारीख से जो है वो परीक्षाएं शुरू है, तो बस आ गए हैं सेशन को लेकर के। चलिए देखिए, ये जो सबसे पहला जो चित्र आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये आप देख लीजिए ध्यान से कि इसमें एक तरफ का जो चित्र है ये अमीबा का है, और दूसरे तरफ जो इधर आपको चित्र दिख रहा है ये आपको ईस्ट का यानी कि खमीर का दिख रहा है। ठीक है, एक तरफ आपको जो चित्र दिख रहा है वो अमीबा का दिख रहा है, और दूसरे तरफ आपको जो चित्र दिख रहा है ये खमीर का दिख रहा है। ठीक है, तो 1 या 2 अंकों के जो प्रश्न है, मेरी बात ध्यान सुनिए, 1 या 2 अंकों के जो प्रश्न है उनके लिए ये सबसे सटीक प्रश्न है, सबसे सटीक प्रश्न है, और ये बहुत ही दफा पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है। अब इसमें है क्या, बेसिकली जो टॉपिक है वो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। मुकुलन, ठीक है, ये आप देख रहे हो कि ये जो है वो ईस्ट है, खमीर है, इसके ऊपर ये मुकुल जो है वो उसका निर्माण हुआ, और ये मुकुल जो है फिर क्या कर रहा है, मुकुल की वृद्धि हो रही है। मुकुल की क्या हो रही है प्यारे बच्चों, वृद्धि हो रही है, और ये जो वृद्धि हो रही है ये यहां से फिर पूर्णतः एक विकसित कलिका बन करके अलग हो जाएगी। तो ये एक जो है वो खमीर ये हुआ, और दूसरा इससे ये बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, ईस्ट में मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन। इसी प्रकार से जो है वो हाइड्रा में भी, याद रखिएगा, हाइड्रा में भी मुकुलन होता है। ईस्ट में मुकुलन तो है ही है, हाइड्रा में भी मुकुलन होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो दूसरा है वो अमीबा में द्विखंडन है। द्विखंडन क्या होता है, जब कोई भी जनक या कोई भी प्राणी विखंडित होकर के 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में बंट जाए तो पहले तो उसको विखंडन कहेंगे। अगर केवल 2 हिस्सों में, ये बात याद रखिएगा कि अगर केवल 2 हिस्सों में बट रहे हैं तो वो द्विखंडन है, और अगर वो 2 से ज्यादा हिस्सों में बट रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बहुखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, बहुखंडन। विच मीन्स कि अगर, इफ, याद रखिए जो द्विखंडन की कहानी है इसको बाइनरी फिजन। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, इंग्लिश मीडियम वालों और हिंदी मीडियम वालों दोनों के लिए मैं ये आपको बता दूं कि आज का जो ये मैं सेशन बताने जा रहा हूं इसमें हिंदी या इंग्लिश इसका कोई पैरामीटर नहीं रहेगा, सबको समझ में आने वाला है। इसीलिए बस जुड़ जाइए सारे के सारे और देखिए कि किस तरह से ये कंटेंट जो है वह चलने वाला है। जैसे ये मुकुलन की कहानी जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग, बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट। तो आप ये जो मुकुल जिसको कहते हैं इसका बड कर लो, तो ये इसके ऊपर ये बड आ जाएगा, और ये बड जो है वो फिर क्या हो जाएगा कि डेवलप होगा वेजिटेटिवली, और वेजिटेटिवली डेवलप होकर के इसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होकर के ये क्या बनाएगा, एक सेपरेट इंडिविजुअल बॉडी। तो ये कौन सा केस हो गया, ये बडिंग का केस, विच मींस ईस्ट में मुकुलन। और दूसरा जो ये है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये अमीबा है। अमीबा में जो है वो क्या होगा, द्विखंडन होगा। द्विखंडन कैसे होगा, यानी कि बाइनरी फिजन। ये है अमीबा, ये विकसित हो रहा है, इसके अंदर का जो कोशिका द्रव्य है, देखो कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसकी मात्रा जो है वो बढ़ने लगी, और फिर जो है वो क्या हो गया, केंद्रक का विभाजन, न्यूक्लियर डिवीजन।
ठीक है, केंद्रक, केंद्रक का विभाजन अर्थात कि न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, दो अलग अलग सेल बन गया। तो ये सबसे पहला जो कि 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आता है वो वाला प्रश्न था प्यारे बच्चों। अच्छा, दूसरा एक और बात, अभी मैं सेशन के शुरुआत में एक चीज और कह देना चाह रहा हूं। जैसा कि आपको पता था कि हम लोगों के चैनल के लिए, अनुसर के लिए जो है वो जिस प्रकार से लोगों ने हेट्रेट फैलाने की कोशिश की, लोगों ने हीन भावना फैलाने की कोशिश की, और जो है वो बड़ा बुरा भला जो है वो इन चीजों से, और आज जो है वो अंततः जो है वो हमारा जो एग्जिस्टिंग चैनल, जो हमारा जो अनुसर का और पूरी टीम का इतने सालों का जो मेहनत था उसके ऊपर पानी फेरने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है जिनके द्वारा भी ये किया गया है। और मैंने आप सबों को बच्चों, जब हम लोग आपसे रूबरू हुए थे इस नए परिवार को, नए उसी जोश के साथ जो है वो एक नया चैनल हम लोग स्टैब्लिश कर रहे थे, अनुसर स्टैब्लिश कर रहे थे, जो साइंस संग्रह अनुसर है। इसके लिए मैंने आपको एक जो है वो टारगेट दिया था कि आपको इसको जो है वो विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर आपको इसको 1 लाख तक पहुंचाना है मिनिमम। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि बहुत कम रह गया है, बहुत थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा है। तो आप जितनी भी संभावना हो, आपकी जितनी भी ताकत हो, बस आप अपने से 2 या 3 मित्रों को इसको बस शेयर कर दीजिएगा, और बस यही हमारा पारितोषिक होगा। हम इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं आपसे प्यारे बच्चों। आपका प्यार, आपकी उपस्थिति और एक छोटा सा पारितोषिक आप इसको मान करके आप बस इसको शेयर कर दीजिएगा, और आप और हम ये प्रण लें कि ये अनुसर को ये वाला गिफ्ट करना है। ठीक है, अनुसर को ये चीज गिफ्ट करनी है प्यारे बच्चों। चलिए आगे आ जाइए। अब देखो ये चित्र ना क्या है, यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो संरचना है, इसमें ये वाली संरचना जो है ये क्या है, ये प्रचलनशील, इसको हम लोग ज़ूस्पोर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ज़ूस्पोर। ठीक है, इसको चलंत स्पोर या प्रचलनशील स्पोर भी कहते हैं। अब ये कैसा है, बाइफ्लैजलेटेड है। कैसा है ये, बाइफ्लैजलेटेड, यानी कि इसके पास 2 फ्लैजला है, 1 और 2। ये हो गया, तो इसको प्रचलनशील स्पोर कहते हैं। ठीक है, यह कवक के में आता है, यह कवक में आता है। ठीक है, यह जीवाणुओं वगैरह में भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये जो कोनिडिया है यह किस में आता है, पेनिसिलियम, याद रखिएगा, पेनिसिलियम जो कवक है, पेनिसिलियम जो कवक है उसका है ये कॉलोनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया के माध्यम से ये पेनिसिलियम की कॉलोनी में विकास होता है। ठीक है, पेनिसिलियम की जो कॉलोनी होती है उसमें विकास जो है वो कोनिडिया के माध्यम से ही होता है। उसके बाद जो अगली संरचना है, वो अगली संरचना बाबू क्या है, ये वाला कलिका। और कौन है ये, हाइड्रा। अभी तुरंत मैंने जो है वो पिछले वाले चित्र में समझाया है, तो ये हाइड्रा है। ठीक, ये क्या है बाबू, तो ये स्पॉन्ज, पॉरीफेरा। याद होगा आपको 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा था पॉरीफेरा, पहला संघ पढ़ा था पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा संघ, जिसको हम लोग स्पंज भी कहते हैं, उसी का ये संरचना है गेम्यूल। इसी में आप देख रहे हो कि इसके पास कांटेदार संरचना है, और इसी गेम्यूल के माध्यम से जो है ये विकसित करता है। इसमें 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्टियोल और ऑस्क्यूलम, जिसके माध्यम से शरीर से जो है वो आवागमन और मूवमेंट जो है उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये संरचना हो गया किस चीज का, तो दूसरे चित्र का। आगे आ जाइए। अब देखो यह आलू है। अब इस आलू को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि नोड्स, जिसको हम लोग आंखें कहते हैं, है ना, तो आलू में आंखों की सहायता से पहचानने के लिए, चिन्हित करने के लिए आ सकता है। तो आलू में जो है वो आंखों की सहायता से, नोड्स की सहायता से, कलिका की सहायता से जो है वो विकास होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ये क्या है, अदरक। अदरक में जो है वो क्या है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा
तो ये अदरक की संरचना है, ठीक है। और इस अदरक की संरचना में जो है वो अपस्थानिक मूल के सहायता से, अपस्थानिक मूल के सहायता से इसमें विकास होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ये ब्रायोफाइलम है, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम की क्या है, ये पर्णकलिकाएं हैं। ब्रायोफाइलम का क्या है, ये पर्णकलिकाएं हैं जिसके सहायता से जो है ये विकास हो रहा है, ठीक है। लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, ठीक है। पर्णकलिकाएं का मतलब क्या हुआ, जो लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम जो है उसका ही जो है वो लीव्स जो है उसके सहायता से पर्णकलिकाओं से इसका विकास हो रहा है। तो पर्णकलिका, ठीक है, पर्णकलिका से इसका विकास होगा। ये बस चित्र मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसका उपयोग बस चिन्हित करने के लिए, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आएगा, बस ये चिन्हित करने के लिए, और कुछ नहीं आएगा। उसके बाद देखो यहां पर ये क्या है, अपस्थानिक कलिका, ठीक है। तो इसमें जो है ये वाला जो है ये तो बल्बिल हो गया किसका, अगेव का। ये वाला क्या है, अगेव है। और इस अगेव की संरचना है, तो अगेव जो है इसका इस्तेमाल जो है, इसका पूरा नाम होता है अगेव अमेरिकाना। और इसका उपयोग जो है वो बेसिकली एक प्रकार का जो है वो किण्वन, किण्वन या किण्वित पदार्थ या किण्वित पेय बनाने के लिए किया जाता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, किण्वित पेय बनाने के लिए। उसके बाद फिर ये जो है वो क्या है, राइस वाटर हाइसिंथ, ठीक है। इसी को हम लोग बंगाल का आतंक भी कहते हैं, इसी को हम लोग वाटर हाइसिंथ यानी कि बंगाल का आतंक या वाटर हाइसिंथ, याद रखिएगा। इसी को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, देखो जल हाइसिंथ की भूस तरीका, ये क्या है, जल हाइसिंथ की भूस तरीका है वाटर हाइसिंथ, जिसको हम लोग बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ये वाला जो है वो ब्रायोफिलम की पर्णकलिकाएं थी। और ये क्या है, अगेव, अगेव की संरचना, अगेव में कैसे ग्रोथ होता है, तो बल्बिल की सहायता से। अगेव में कैसे विकास होता है, तो बल्बिल की सहायता से। तो ये बात समझ गए कि इसमें जो है वो आंखें आएंगी, उसके हिसाब से इसमें जो है विकास हो जाएगा। अदरक में प्रकंद जो है इसका संरचना होगा, अगेव में बल्बिल की संरचना होगी, ब्रायोफिलक में अपस्थानिक कलिकाएं, ऊपर जो है वो क्या है, छोटे छोटे लीव्स आएंगे, लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, है ना। और इसमें जो है वो क्या है, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ या एक्वेटिक वाटर हाइसिंथ। इसमें जो है इसको हम लोग जो है वो टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ये क्या करता है, ऑक्सीजन, जो जल से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ड्रेन कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न, ये तो आप देख लेंगे, ये क्या है, कोशिका जनन, है ना। तो जनन कोशिका भी लिख रहा है, लेकिन अभी इस समय जो संरचना है ये बेसिकली क्या है, समयुग्मक जनन कोशिका या युग्मक। अच्छा, कैसा युग्मक, ये सवाल है कि ये युग्मक कैसा है, तो ये युग्मक है समयुग्मक। ये युग्मक कैसा है बाबू, ये है समयुग्मक, समयुग्मक यानी आइसोगैमीट। आइसोगैमीट का अर्थ होता है जो एक प्रकार का है, एक जैसा दिखेगा, उसको हम लोग समयुग्मक कहेंगे। देखो दोनों के पास दो दो फ्लैजेला है, तो समयुग्मक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो संरचना दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, तो ये संरचना तुमको बताएगा ना, शैवाल का ही है, लेकिन ये कौन सा है, फ्यूकस, फ्यूकस है, ठीक है। फ्यूकस एक अलग ही संरचना है ना। इसमें जो है वो कैसा होता है, विषम युग्मक, विषम विषम युग्मक अर्थात एनाइसोगैमेट। तो बेसिकली इसमें दो चीज आपने देखा, एक समयुग्मक देखा जो कि एक जैसा है, एक विषम युग्मक देखा जो कि अलग अलग प्रकार का है, ठीक है। अच्छा, ये वाली संरचना क्या है, ये मानव के विषम युग्मक है। ये क्या है, अंडाणु है, और ये क्या है, शुक्राणु है। ये क्या है, शुक्राणु है। तो ये जनन कोशिकाओं का आधार था, समयुग्मक जो एक जैसा दिखता है, और उसके बाद क्या है, विषम युग्मक जो कि अलग अलग प्रकार का दिखता है। युग्मकों का युग्मन, युग्मन हो रहा है, युग्मकनज बन रहा है, और उसके बाद क्या बनेगा, नया जीव बनेगा। वही नया जीव जो है फिर इस प्रकार की संरचनाओं को जो है वो निर्माण करेगा जो कि आप देख पा रहे हो, ये अवस्था आपको दिख रही है। अब देखो ध्यान सुनो, ये जो संरचना है ये एक बीज पत्रीय और द्विबीज पत्रीय जो है, इसका जो है वो भ्रूण का अनुप्रस्थ काट है।
ये संरचना जो है वो क्या है बाबू, द्विबीजपत्री। ये द्विबीजपत्री का जो है वो भ्रूणकोश, और ये जो है वो एक बीजपत्री का, ये एक बीज पत्री का भ्रूणकोश है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो संरचना है, यही दोनों जो है वो बीज पत्र है। मतलब कि क्या होगा, द्विबीज पत्र का मतलब क्या हो गया, डाइकोटिलेडन, ठीक है। और ये बीज पत्र है, यानी कि ये संरचना जो है ये क्या होगा, कॉटिलेडन। यही कॉटिलेडन होगा, इसी में जो है वो जो चना देखते हैं आप, चना देखते हैं, ठीक है। तो वो जो चना जो होता खुलता जो है, यही दो बीज पत्र है, ठीक है। और ये नीचे वाली संरचना जो है मूल गोप है, तो ये संरचना याद रखिएगा, इसको देख लीजिए, ठीक है। और ये जो है वो एक बीज पत्रीय है। इसमें एक चीज देख लीजिए कि ये वाली संरचना जो स्क्यूटेलम है, इसी स्क्यूटेलम को हम लोग बीज पत्र कहते हैं, यानी कि कॉटिलेडन। कौन सा वाला, मोनोकॉट, एक बीज पत्री है, याद रखिएगा ये एक बीज पत्री है, तो यही स्क्यूटेलम इसका जो है वो बीज पत्र है। बाकी मूलांकुर है, मूलांकुर से क्या होगा कि ये जड़ में जुड़ेगा, और जड़ जो है मतलब कि जमीन में, और फिर वो जड़ का निर्माण करेगा। तो ये चित्र आता है चिन्हित करने के लिए, चित्र आता है किस चीज के लिए, चिन्हित करने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ये संरचना देख लो। इस संरचना को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक चीज आपको पता चलेगा कि ये एक निषेचित भ्रूणकोश है। यह क्या है, एक निषेचित भ्रूणकोश है। तो आगे चल करके हमको देखना है ये कौन सा निषेचित भ्रूणकोश है। तो देखो यहां पर ये वाली जो संरचना है, ये इस पे यहां पर पहले से सिनर्जिड थी, जो आप जान पा रहे हो, और युग्मज बना है 2n, यानी कि यहां पर पहले से अंडा था और नर युग्मक आया है, और ये युग्मज बना है 2n। तो ये क्या बनाएगा आगे चल करके, ये भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण से क्या बनाएगा, ये बीज बनाएगा। देखो यही संरचना है। और ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो वही वाली बात है, केंद्रक कोशिका है, केंद्रक कोशिका ने जो है वो नर युग्मक के साथ युग्मन किया है। तो ये दोनों मिलकर के यहां पर क्या हुआ है, पहले दोहरा निषेचन। क्या हुआ है, दोहरा निषेचन, और यही विकास करके जो है वो आगे जो है वो क्या करता है, तो इस प्रकार का संरचना। तो ये द्विबीजपत्री, अभी इससे पहले मैंने आपको जो बताया है ना भ्रूणकोश, द्विबीजपत्री जो भ्रूणकोश बताया है, यही संरचना ऐसे विकास करके बनती है इस प्रकार से। यहां पर दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन के बाद इस प्रकार से हृदयाकार भ्रूण बनता है, पहले गोलाकार, फिर हृदयाकार भ्रूण, और फिर हृदयाकार भ्रूण के बाद जो है हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, एंड फाइनली यहां पर क्या बनता है, द्विबीजपत्री, यानी कि डाइकॉट स्ट्रक्चर ये बन गया, ठीक है। क्योंकि द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री भी बन सकता था, वो भी आप बना सकते हो। बाकी ये आप जो देख पा रहे हो ये चित्र, इस चित्र में आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पर जो है वो युग्मक जो है, यानी कि पॉलन ग्रेन की जो बात कर रहे हो, वो पराग नली बन रही है। पराग कण इसके ऊपर आया, और पराग कण इसके ऊपर आया, और वो क्या है ना, नलिका बनाती है, पराग नलिका, जो आकर के नीचे जो है वो जुड़ती है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, दोहरा निषेचन की प्रक्रिया। देखो नर युग्मक, देखो यहाँ पे नर युग्मक आ रहा है, और ये एक निषेचन यहाँ पे कर रहा है, और दूसरा निषेचन ध्रुवीय केंद्रक के साथ कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो दोहरा निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो अगर आपको पहचानने आए अगर एग्जाम में कि ये क्या है, तो पराग नलिका है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो चित्र है, ये चित्र क्या है, ये परागन का चित्र है बाबू, ठीक है। और ये परागन का जो चित्र है वो किस चित्र में है, तो ये जो चित्र है ये वेल्सिनेरिया का है, ठीक है, वेल्सिनेरिया, वेल्सिनेरिया। और वेल्सिनेरिया में आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोफिली, यानी कि जल परागन, हाइड्रोफिली यानी कि जल परागन होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोफिली होता है, जल परागन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें वही चीज है कि ये नर पुष्प है, ये मादा पुष्प है, और इसमें जल के माध्यम से परागन की प्रक्रिया होगी। और दूसरा आप यहां पर देख पा रहे हैं ये कीट इसके ऊपर है, तो कीट से क्या हो रहा है, परागन की प्रक्रिया हो रही है। तो जो कीट से परागन होती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से। वोल्सिनेरिया हो गया। और ये कीट परागन, देखो तीन चार तरह का परागन होता है, एनिमोफिली होता है,
एंटोमोफिली होता है, हाइड्रोफिली होता है, ठीक है। कीट से परागन होता है, हवा से परागन होता है, तो हवा वाला तो खैर विंड पॉलिनेशन होता है। और उसके बाद जो है फिर क्या होता है, हाइड्रोफिली यानी कि जल से। अच्छा, जल में भी दो प्रकार होता है, एक एपी हाइड्रोफिली होता है और एक हाइपोहाइड्रोफिली होता है, एक जल के अंदर और एक जल के ऊपर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जाइए। ये तो आप देख ही पा रहे हो कि ये जो वायु परागित है, तो जो भी पुष्प, याद रखिएगा वायु परागित होगा उसका एक दो बात हमेशा याद रखिएगा कि उसका जो नर या मादा जननांग होगा वो हमेशा जो है वो एक्सपोज्ड होगा, यानी कि वो बाहर की तरफ होगा, और वो फेदरी मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें जो है वो फेदर्स होगा, पंख निकले होंगे, और वो लाइट होगा, आसानी से उसे कुछ भी चिपक सकता है। तभी तो वातावरण से जब उसके पास पराग कण आएगा तो आसानी से चिपक जाएगा। इसीलिए आप देखो कि इसके ऊपर पंख की तरह चीजें निकली हुई है और आसानी से कोई भी जो है वो पराग कण आकर के इस पे लग सकता है। तो वायु परागित पुष्प का एक लक्षण ये है। दूसरा ये होता है कि वो हल्का होता है, ये भी याद रखिएगा। बाकी इसमें आप देख रहे हो दो केस है, ठीक है। एक जो है वो स्वपरागित पुष्प है और दूसरा परपरागित पुष्प है, ठीक है। स्वपरागित पुष्प और परपरागित पुष्प की एक बात मैं आपको समझा देता हूं कि वह पुष्प जो स्वपरागित होगा ना, उसका जो जननांग होगा, हमेशा याद रखना, उसका जो जननांग होगा वो जननांग ऐसा होगा कि वो पास पास होगा, हमेशा याद रखना। एक तो वो उभयलिंगी होगा, यानी दोनों लिंग साथ में होगा, दूसरा उसका जननांग पास पास होगा। और एक चीज और इसमें है कि दोनों का जो मैच्योरिटी है, यानी दोनों की जो वयस्कता है, दोनों जो है वो पूर्णतः विकसित एक ही समय पर हो जाएंगे, तो निषेचन की प्रक्रिया भी जो है वो एक टाइम पर पूरी की जा सकती है। तो वो स्वपरागित पुष्प है। और दूसरा क्या है, ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है, परपरागित पुष्प है। इसमें क्या होगा ना कि जो जननांग है वो साथ में हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इस सब के अलावा एक चीज और भी हो सकता है, जो संभावना है वो ये है कि जो पुष्प जो पर परागित होते हैं उसका जो मैच्योरिटी टाइम होता है, मैच्योरिटी टाइम का मतलब ये है कि कौन किस समय पर विकसित हो रहा है। मतलब कि जो नर जननांग है वो कब विकसित हो रहा है और मादा जननांग जो है ये कब विकसित हो रहा है, ठीक है। तो ये कहानी, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो पुष्प है इसमें आप देख लीजिए कि ये उन्मील परागनी पुष्प है। इसमें जो संरचनाएं हैं तो ये उतना जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये दोनों है। इसको आप जो है वो फोकस कीजिएगा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षाओं में चिन्हित करने के लिए आ जाता है कभी कभी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला वाला ये देखिए, ये जो संरचना आप देख पा रहे हो, इस संरचना की जो आधार है वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। ये बीजांड की जो संरचना है, जो गुरु बीजाणुधानी है, जिसमें जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना, 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना के बारे में इसमें चर्चा करनी है। इसको आप ध्यान से देखिए, 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना ये बनता कैसे है। देखो ये गुरु बीजाणुधानी है ना, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। सुन लो ध्यान से, कैसे है महत्वपूर्ण वो मैं आपको बताता हूं। ये है गुरु बीजाणुधानी। इसमें देखो कि एक ये आपको यहां पर जो है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यहां पर है, ठीक है। वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका इसमें है और वो विकसित होकर के विभाजित होकर के क्या बनती है, 2 और 4। यहां से यहां तक बनने के लिए ना इसको चाहिए अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो चतुष्टक बनता है इसमें से 3 जो है वो क्या हो जाता है, नन फंक्शनल हो जाता है, मतलब कि जो कार्यबल नहीं होता, जो कार्य के लायक नहीं बचता है, एक बचता है। और फिर अब वही जो है वो क्या करेगा, समसूत्री। देखो 4 के बाद फिर 2 हो गया है, तो घटा कैसे, तो 3 उसमें से जो है वो नन फंक्शनल, मतलब इसका कोई काम नहीं रह गया है, ठीक है। अब वो क्या बन गया कि 1 हो गया, उस 1 से ये क्या होगा, फिर समसूत्री विभाजन करेगा, 2 4 और फिर 8। इसी 8 में से जो है वो 3 आएगा एक तरफ, जो बनेगा सहायक कोशिका, और अंड 2 बीच में यानी केंद्रक कोशिका, ध्रुवी केंद्रक, और 3 एक साइड जिसको हम लोग कहेंगे प्रतिव्यासांत यानी कि एंटीपोडल। तो ये बन गया क्या, एंटीपोडल प्रतिव्यासांत। ये बन गया क्या, सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड। और ये बन गया अंड यानी कि एग, और ये तो सेंट्रल सेल है ही है। तो प्रतिव्यासांत हो गया यानी एंटीपोडल, ध्रुवीय केंद्रल यानी कि पोलर न्यूक्लियाई,
सहाय कोशिका यानी कि सिनर्जिड, सिनर्जिड, और अंड यानी कि एग। और यहीं पर जो है वो अंड से यानी कि एग और ये जो आपका ध्रुवीय केंद्रक है, इससे दोनों से जो है वो क्या होगा, निषेचन होगा। एक का जो है वो सिंगैम यानी निषेचन और दूसरे का क्या कहलाएगा, त्रिसंलयन, और इससे फिर क्या होगा, दोहरा निषेचन होगा। तो इस चित्र को जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अब देखो ये संरचना जो है ना, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है वो क्या है ना, चिन्हित करने के लिए, पहचानने के लिए आता है, ठीक है। तो ये तो आप देख ही पा रहे हो कि मादा जननांग का संरचना है, और इसी संरचना के अंदर जो जब आप देखोगे ना, तो एक जो है वो बीजांड है, ठीक है। इस बीजांड में क्या है ना कि यहां पर देखो कि ये भ्रूण कोश है, ठीक है, यानी इम्ब्रियो सैक, यानी कि इम्ब्रियो सैक है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो बीजांड काय है, और यहां पर जो है वो क्या है, अंतः आवरण यानी इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, है ना। और ये वाला क्या है, बीजांड द्वार, जिसको हम लोग माइक्रोपाइल भी कहते हैं। ये हाइलम हो गया और ये फ्यूनिकिल हो गया। इसी का जो है वो भ्रूणकोश है, इसी में विकास होता है, और विकास होकर के फिर जो है वो आगे की ओर जो है वो क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। आगे जो है ये क्या चल करता है, यही चल करके आगे जो है वो बीज का निर्माण करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे जाइए। ये तो पता ही होगा आपको, वैसे ये डायग्राम मैंने ऐड इसलिए किया है, ये आपसे चित्र देकर पूछ सकता है, या इसका फंक्शन 1 या 2 नंबर में पूछेगा। पॉलन टैबलेट है, पॉलन यूजेज में पूछा जाता है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो किस चीज के लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेमिना बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा, पॉलन का बैंकिंग भी करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो पॉलन को रखते हैं और पॉलन बैंकिंग करते हैं। किस चीज के लिए हम लोग पॉलन का बैंक बनाते हैं, ताकि उससे जो है वो जो कृत्रिम प्रक्रिया है निषेचन की वो कराई जा सके, कृत्रिम हाइब्रिडाइजेशन कराई जा सके, और पुष्प जो है वो कहीं पर भी, या प्लांट पौधे कहीं पर भी जो है वो बनाए जा सके। तो ये प्रक्रिया है। देखो ये है क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड, परागकण चतुष्टक, माइक्रोस्पोर परागकण चतुष्टक, माइक्रोस्पोर टेट्राड अर्थात की परागकण चतुष्टक, ठीक है। ये जो परागकण चतुष्टक है, ये परागकण चतुष्टक की जब आप बात करोगे ना, तो इसमें क्या होता है ना कि ये अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कोश, पराग मात्र कोशिका में, ठीक है। तो अर्धसूत्री, अर्ध सूत्री है ना, विभाजन अर्थात की मियोसिस हुआ, 4 गो हो गया ना। अब इसी में से निकल करके फिर क्या होगा ना, विकास होगा। विकास होकर क्या बनाएगा, परागकण। परागकण में ये कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव, और इसके बाद यहां पर जो है वो प्रजननी कोशिका यानी कि जेनरेटिव, और फिर यही जो है वो 2 कोशी की अवस्था में या 3 कोशी की अवस्था में होती है। 2 कोशी की अवस्था ये है जिसमें प्रजननी कोशिका और कायिक कोशिका दिख रही है, और जब यही जो है वो प्रजननी कोशिका विभाजित होकर के 2 बना ले तो ये 3 टोटल हो जाएगा, 3 कोशिका इसके अंदर, तो ये 3 कोशी की अवस्था होती है। तो अंततः क्या होता है ना कि जो जनन कोशिका होती है ये कायिक कोशिका को खा जाएगी। तो कायिक कोशिका कोई काम तो है नहीं, यही जनन कोशिका निषेचन करता है। तो ये जो है वो क्या होगा ना, समसूत्री विभाजन करके 2 बना लेगा, क्योंकि वहां पर जाकर के, कहां पर जाकर के याद करो तो, जो इम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश है, या जो मादा जननांग है, वहां पर जाने के बाद एक जो है वो अंड है और एक जो है वो क्या है, तो ध्रुवीय केंद्रक। एक से क्या करना है, निषेचन करना है, और दूसरे से क्या करना है, त्रिसंलयन करना है। तो ये दोनों प्रक्रियाओं के लिए 2 गैमेट यानी 2 जनन कोशिकाओं की आवश्यकता है, जो कि इसी प्रजननी कोशिका से विभाजित होकर के बनेगी। तो पॉलन ग्रेन के अंदर यानी परागकण के अंदर ये होता है। याद रखिए, परागकण के ऊपर का आवरण क्या होता है, एक्साइन, और उसके अंदर इंटाइन। एक्साइन याद रखिएगा कि एक्साइन बना होता है किस चीज का, स्पोरोपोलेनिन का। ये ऊपर वाला हिस्सा किस चीज का बना होता है, स्पोरोपोलेनिन, जो किसी भी प्रकार के रसायन के माध्यम से तोड़ नहीं सकते हैं, और इसी स्पोरोपोलेनिन की वजह से इसको हम लोग जीवाश्म के रूप में जो है वो रख सकते हैं सालों तक, टूटेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा, इवोल्यूशन पढ़ सकते हैं। उसी का है वही जो पॉलन है, उसको जो परागकण को जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो इस प्रकार का देखोगे। तो एक जो प्रश्न आता है ना कि किस प्रकार से आपको जो है वो ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, मतलब कि श्वसन तंत्र की परेशानी, जैसे ब्रोंकाइटिस हो जाता है,
दमा हो जाता है। आप देखो कि इस प्रकार की संरचनाएं हैं और अंदर जाने के बाद जब चिपक जाएंगी तो क्यों ना आपको दमा हो, क्यों ना आपको जो है वो अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन हो, संभावनाएं है, बिल्कुल है। और ये अवस्था देखो, ये क्या अवस्था है, तो ये पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, जो एंथर जो होता है तो उसी को पराग कोश जो है जब उसको काटते हैं तो ऐसी संरचना मिलती है। इसमें देखो ये ऊपर जो संरचना देख रहे हो तो ये क्या क्या है संरचना, ठीक है, तो ये अंतस्त्वना है, अंतस्थीसियम है, और खैर एपिडर्मिस तो आपको पता ही है, मध्य परत है ही है। ये अंदर में टैपेटम है और इसके अंदर में क्या है, तो स्पोरोजिनस यानी कि बीजाणु जनन ऊतक, ये बीच में जो है ये बीजाणु जनन, यही विभाजित होता है, विभाजित होकर के ये संरचना बनाता है और इसके अंदर फिर क्या होता है, पॉलन। तो इसको याद रखिएगा, ये चित्र जो है वो मार्क करने के लिए आ सकता है ना। इसी की संरचना है, इसी की संरचना है ना, यही वाला पराग कोश है। इसी को जब आप अनुप्रस्थ यहां से काटोगे, ठीक है, तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, है ना। तो कहानी यही है। और इसके अंदर जो है वो इस प्रकार से जो है वो बीजाणु जनन ऊतक हो गया और ये जो है वो क्या हो गया, टैपेटम हो गया, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा बैक होकर के चले कि ये संरचना, इसको काटा, इसको काटने के बाद जो है वो क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसके अंदर ये जो है वो बीजाणु जन ऊतक है, ये बीजाणु जन ऊतक विकास करेगा, विकास करके क्या करेगा, इस प्रकार की संरचनाएं कैसे बनाएगा, तो ऐसा बनाएगा, सबसे पहले ऐसा बनाएगा और यहां से फिर यहां आ जाएगा। तो यही अवस्था है, ठीक है। तो बैक होकर चले थे ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ सके, इससे आपका चैप्टर भी कवर हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये पुष्प है, इसके अंगों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ये पुष्प का आता है नर जननांग, मादा जननांग, है ना। तो ये जो है वो मादा जननांग आप देख रहे हैं। खैर ये पुष्प कैसा है, तो उभयलिंगी पुष्प है, दोनों ही जननांग इसमें पाए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये वाला जो है वो क्या है, ये पराग कोश है, पराग तंतु है, जो कि नर जननांग का हिस्सा है और ये मादा जननांग का हिस्सा है, ठीक है। ये एक गुड़हल के फूल का, जिसको चाइना रोज कहते हैं, उसका जो है वो एक अनुप्रस्थ काट आपको, अनुदैर्घ्य काट या आरेखीय निरूपण दिया गया है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जितने भी जनन वाले चैप्टर हैं, ठीक है, तो पिछले वाले में क्या था, वही नर जननांग और मादा जननांग, यानी कि जो गुरु बीजाणुधानी था वो वाला था, और जो सूक्ष्म बीजाणुधानी, ठीक है, सूक्ष्म बीजाणुधानी जो कि परागकण बना रहा था, और गुरु बीजाणुधानी जो कि मादा जनन कोशिका बना रहा था, वो दो बहुत महत्वपूर्ण था वहां पर। और एक दोहरा निषेचन, और एक यहां पर, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक तो ये है, ये एक ही संरचना का है, यानी कि नर जननांग का संरचना है और फिर मादा जननांग आएगा, याद रखिएगा। तो नर जननांग और मादा जननांग, ठीक है। आपको पता है संरचना के बारे में कि ये जो संरचना है ये वृषण का है, और वृषण जो है वो क्या है, प्राथमिक जननांग है। वृषण जो है वो क्या है, प्राथमिक जननांग है। इसी वृषण के अंदर जो है वो क्या होती है ना, कि वृषण के अंदर जो है वो सेमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं, जो कि शुक्राणु जनन नलिकाएं भी कहते हैं। उसके अंदर जो है वो जर्मिनल एपिथेलियमी ऊतक होता है, और जर्मिनल एपिथेलियमी ऊतक क्या करता है, विकास करता है, किसका, शुक्राणु कोशिकाओं का विकास करता है। और फिर वो बाद में चल करके जो है वो सीमेन द्रव्य के साथ जो है फ्रक्टोज के साथ मिलकर के जो है वो शुक्राणु जनन कोशिका बन जाते हैं, ठीक है। इसी का जो है वो फिर जब यहां से विकास हो जाएगा तो यहां से जो है वो क्या हो जाएगा ना, निकलना शुरू होगा, वृषण जालिकाओं से बाहर आएगा, और वृषण जालिकाओं से बाहर शुक्र जालिका से होते हुए क्या होगा, अधिवृषण से होते हुए आएगा, और शुक्रवाहक नलिकाएं, शुक्रवाहक नलिकाएं से होता हुआ कहां चला जाएगा ये, तो ये सीधे आकर के यहां से मिलेगा कहां पर, ये जो है ये प्रोस्टेट ग्रंथि इसके साथ, एक तो शुक्राशय तो खैर है ही है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है इसके साथ पुरस्थ ग्रंथि इसके साथ जुड़ जाएगा, और पुरस्थ द्रव्य इसको देगा, और पुरस्थ द्रव्य देने के बाद जब ये सीमेन बनेगा तो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ के जो है वो सामान्य मूत्र मार्ग से जो है वो शीशन के अंदर अंदर होते हुए बाहर की ओर इसका निष्कासन होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये चित्र देखो, ये दिख पा रहा है तुमको, शुक्रजनक नलिकाएं जिसको हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं, आप देखो ध्यान से समझना क्या मैं बता रहा हूं। ये बीच में अंतराली कोशिकाएं हैं, इसका तो अभी इसमें कोई रोल नहीं है, इंटरस्टिशियल सेल्स जो सेपरेट कर रहा है। इसके अंदर ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा ना, विभाजन होगा, ठीक है। पहले तो ये जो दीवार पर यहाँ पे लगा होता है जर्मिनल एपिथेलियमी ऊतक, जर्मिनल एपिथेलियमी ऊतक से बनता है क्या, स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया में जो है वो फिर आगे चल करके विभाजन होता है तो बनता है क्या, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। और जब वो हो जाता है तो बनता है क्या, स्पर्मेटिड्स।
और उसके बाद क्या बनता है, शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु वो संरचना होती है जिसके पास होता है प्रचलन के अंग, प्रचलन के अंग होते हैं शुक्राणु के पास, याद रखिएगा, शुक्राणु के पास प्रचलन के अंग होते हैं, फ्लैजेला होता है इसके पास, जिसके माध्यम से जब यह विकसित हो जाता है तो संरचनाओं के माध्यम से बाहर की ओर आता है, याद रखिएगा। मादा जनन अंग, देखो ध्यान से सुनो, एक जोड़े जो है वो क्या होते हैं, यहां पर जो है वो अंडाशय होते हैं। यहाँ पे अंडाशय जो है वो क्या है, प्राथमिक जनन अंग है। इसी के अंदर जो है वो क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है या अंड का निर्माण होता है। ठीक है, वहां से वो विकसित होकर के यहाँ पर जो है फेलोपियन नलिकाओं में आता है। यहाँ पर निषेचन, निषेचन फेलोपियन नलिकाओं में ही होता है, याद रखिएगा। और जब वो जो है वो युग्मकनज बन जाएगा ना, तो 7 दिनों के लिए यहीं पर विकास करेगा और 32 कोशिकीय अवस्था में फिर आकर के गर्भाशय के अंतःस्तर पे जुड़ जाएगा। गर्भाशय का जो है वो 3 स्तर है, अंतः स्तर, पेशी स्तर, उसके बाद जो है बाह्य स्तर। तो जो अंतः स्तर है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, बीच वाले को मायोमेट्रियम कहते हैं और बाहर वाले को पेरीमेट्रियम कहते हैं। ये है क्या, जो है वो गर्भाशय का ग्रीवा जिसको सर्विस कहते हैं, और योनि है इसको हम लोग वजाइना कहते हैं। इसी को हम लोग जो है ना वो इसी के माध्यम से जो है वो युग्मक जो है, जो नर युग्मक है वो अंदर की ओर प्रस्थान करता है और इसी के द्वारा जो है वो जनन भी होता है, विकसित जो बच्चे होते हैं उनका भी। और जो भ्रूण का विकास होता है वो यहां पर होता है, भ्रूण का विकास यहां पर होता है, यहीं पर एमनियोटिक कैविटी भी होती है। यह देखिए, यह जो है वो क्या है, मेमोरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि है। ठीक है, इसका प्रश्न कुछ नहीं पूछा जाता है, चित्र वगैरह जो है वो देख लीजिएगा, बस इसका प्रश्न वगैरह नहीं पूछा जाता है। आज तक यूजली ऐसा चित्र बनाने के लिए आया नहीं है, लेबलिंग वगैरह के लिए भी शायद नहीं ही अभी तक आया है, ये तो है। बस ध्यान में रखिएगा कि हाँ एक चित्र है। और ध्यान ये भी रखना है ना कि जो माँ का दूध होता है, मदर्स मिल्क होता है, उसमें कोलोस्ट्रम होता है, याद रखिए कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी। एक प्रश्न इससे आएगा, रेडीमेड एंटीबॉडी जो कि पैसिव इम्यूनिटी का हिस्सा होता है। ठीक है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, पैसिव इम्यूनिटी का हिस्सा होता है, बस, तो उससे ज्यादा इसमें है नहीं कुछ। हाँ खैर, ये देख लीजिए शुक्रजनक नलिकाएं जो है, तो ये वही वाला था जो शुक्रजनक नलिकाओं का जो है वो हम लोगों ने चित्र देखा है, जिसमें जो शुक्राणु का जो है वो निर्माण हो रहा है, बस वही है कि ये मान के चलो कि शुक्राणुजन है। ठीक है, शुक्राणुजन है। ठीक है, और उसके बाद शुक्राणुजन है और ये वाला जो है वो हिस्सा है, यहां से ये विकास, और बीच बीच में क्या है, सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, इसको जो है वो पोषक तत्व प्रदान करती है, और फिर ये जो है वो शुक्र कोशिका में, शुक्राणुजन से क्या बन जाता है, ये शुक्र जो है वो शुक्र कोशिका बनती है। और शुक्र कोशिका से जो है वो क्या बन रहा है, देखो प्राथमिक बन रहा है, मैंने पहले बोला था प्राथमिक शुक्र कोशिका, शुक्राणुजन है, शुक्राणुजन है ये, यानी स्पर्मेटोगोनिया है। यहां से ये प्राथमिक शुक्र कोशिका यानी कि प्राइम स्पर्मेटोसाइट, फिर द्वितीयक शुक्राणु यानी कि द्वितीय शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद जो है वो शुक्राणु बन रहा है, वही फेज है। सबसे पहले क्या है, यहां पर शुक्राणुजन है, शुक्राणुजन से विकास होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी प्राथमिक शुक्र कोशिका, उसके बाद जो है वो द्वितीयक शुक्र कोशिका यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिव्स और फिर फ्लैजेला आ जाएगा, तो शुक्राणु यानी कि स्पर्मेटोजोआ। यही कहानी है, पिछले वाले में भी थी। ये तो खैर पता ही है, शुक्राणु है। ये आप देख लीजिए कि ऊपर में ये क्या है, एक्रोजोम है। एक्रोजोम के अंदर एंजाइम होता है जिसको अग्रपिंडक कहते हैं, जिसके माध्यम से ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, जो ओवम होता है, जो मादा जनन कोशिका होता है, उसको शिफ्ट करके अंदर जाने की कोशिश करता है। यह इसके अंदर जो है वो केंद्रीय गुणसूत्री पदार्थ होता है, जिसके अंदर ही गुण होता है मनुष्य होने का। ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है मध्य खंड में, जो कि ऊर्जा जो है ऊर्जा का स्रोत होता है। इसको फ्रक्टोज मिलता है, जो सीमेन में फ्रक्टोज होता है, और ये पूंछ है जिसे ये प्रचलन दिखाता है। ठीक है, अच्छा ये वाला देख लो, ये अंडाशय का आरेखीय काट है। इसमें देखो रुधिर कोशिकाएं तो है ही है, यहां पर जो है ना पुटिक जो भी होता है ना, इसको जीवन के साथ मिलता है 50,000 की संख्या। पहले पता होना चाहिए आपको कि जन्म के काल पर ये 5 लाख के आसपास होता है, और जैसे ही जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये जब किशोरावस्था आती है तो ये 50,000 के आसपास जो है लिमिट हो जाता है, और वो भी 50,000 बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, अब इसमें प्राथमिक पुटिक है, प्राथमिक पुटिक से द्वितीयक पुटक बनेगा, फिर तृतीयक बनेगा, और तृतीयक में क्या हो गया, ये ग्राफियन पुटक यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। ग्राफियन फॉलिकल जब बन जाएगा तो वो विकसित हो जाएगा, और इसके अंदर से जो है वो अंडाणु जो है वो बाहर आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर क्या हो गया, पित्तपिंड कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या है, एक जो है वो अस्थाई अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करने में, स्रावन करने में सहायता करती है ना।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, मासिक चक्र है, लेबलिंग में आ सकता है, बनाने को नहीं आएगा, कहानी पूछ देगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। कहानी क्या है इसकी, जैसे देखो पहला तो यह रजोधर्म जिसको ऋतुस्राव कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, पूटकोय प्रावस्था, फिर श्रावी प्रावस्था और फिर अगला चक्र, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक चीज देखो कि पहले चौथे दिन तक जो है ना वो रक्त का स्राव होता है और पूरा का पूरा कोई प्रक्रिया, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो है रक्त का स्राव होगा, अंतः जो स्तर है गर्भाशय का वो, उसके साथ साथ जो म्यूकस है, श्लेष्मा है, ये सब जो है वो बाहर आएगा रक्त के साथ, पिंड के साथ। फिर धीरे धीरे क्या होगा ना कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन दोनों साथ में नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, है ना। एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने से एक चीज याद रखिएगा कि जैसे ही ये वाला खत्म होगा चौथे दिन पर रजोधर्म, तो कोशिका धीरे 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 विकसित होने लगेगी। इसमें इसका सहायता कौन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया ना, एफएसएच और एलएच यानी दोनों ही फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दोनों अपने सर्ज पर चला जाएगा। कब सर्ज पे चला जाएगा ना, यहां से, हमेशा याद रखिएगा, यहां से 14वां दिन काउंट नहीं करते, यहां से 14वां दिन काउंट करते हैं। तो देखो ये 14th डे है, ये अपने पीक पर गया हुआ है, देखो ध्यान से, है ना। इसमें एस्ट्रोजन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेशन और अपने एकदम जो है चरम पे गया है। ये अंडोत्सर्ग हो गया, अंडाणु निकल गया, ठीक। अब क्या होगा ना कि अगर तो ये निषेचित हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तब तो सारी प्रक्रिया इधर ही खत्म हो जाएगी। अगर निषेचित नहीं होगा तो याद रखिएगा कि गर्भाशय का अंतस्तर थिक होता है, मोटा होता है, कि निषेचन के बाद का जो भ्रूण बनेगा उसको रिसीव करने के लिए, उसको अंतरोपित करने के लिए। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो उस अवस्था में फिर क्या होगा ना कि धीरे धीरे जो ये पित्त पिंड है ना, कॉर्पस ल्यूटियम, ये और ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये मिल करके अब इसको क्या करेगा, डीजेनरेट कर देगा। क्या अब इस निषेचित तो हुआ नहीं, तो अंडाणु जो है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और तब तक 28-29 दिन आ जाएगा और ये अगला साइकिल शुरू हो जाएगा। यही मासिक चक्र की जो है वो प्रक्रिया भी है, याद रखिए। ये तो देख ही रहे हो आप, ये अंडाणु है, ये बाहर में जो है वो अरिय किरीट यानी कोरोना रेडिएटा है। उसके बाद जो है वो क्या है, ये वाला जो है वो जोना पेलिसिडा है, और ये परिपीतक अवकाश है, प्री व्हाइट लाइन स्पेस, और अंदर में अंडाणु है। जो भी मतलब सारे के सारे स्पर्मेटोजोआ, सारे के सारे शुक्राणु आए हैं, जो इसको शिफ्ट करके सबसे पहले अंदर पहुंचेगा वो निषेचित हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्रक्रिया वहीं पे समाप्त। फिर बाहर से अंदर और कोई नहीं आ पाएगा, कोई शुक्राणु नहीं आ पाएगा। ये निषेचन की प्रक्रिया है बाबू, निषेचन के बाद की जो है वो विकास की प्रक्रिया है, जिसमें मान के चलो कि निषेचन हुआ, निषेचन के बाद जो है वो एक कोशिक की अवस्था हो गई। अब ये एक कोशिक की अवस्था से जो है वो फिर क्या होगा, तो पहले तो ये जान लो कि अंडाणु है, ठीक है, ये अंडाणु है। अंडाणु से जो है वो क्या होगा कि ये अंडाणु है, और इसमें जो है वो क्या हो गया, शुक्राणु आया, निषेचित हो गया। तो निषेचित होकर के एक कोशिकीय अवस्था बना, एक कोशिकी से दो कोशिकीय बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जैसे ही ये 32 कोशिकीय अवस्था आएगा तो गर्भाशय के अंत स्तर पर आकर के जो है जुड़ जाएगा, और फिर धीरे धीरे वहां पर विकास करने लगेगा। तो यही कहानी है इसकी, ये याद रखना, है ना। इसमें इसको जो है ना क्या है ना कि ये जो है वो माइक्रो विली है, अपरा रसांकुर है, जिसको होल्ड करके रखता है। जैसे ही निषेचन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है रज्जु बन जाएगा, और इसमें जो है वो क्या है, एमनियोटिक द्रव्य है। इसी द्रव्य के सहायता से, इसी एमनियोटिक द्रव्य के सहायता से जो है वो किस प्रकार का लक्षण है, किस प्रकार का गुण है, या जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रक्रिया होती है या लिंग के निर्धारण करने की बात होती है, तो इसी के आधार पर जो है वो किया जाता है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, है ना। कॉपर टी क्या करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, जो स्पर्मेटोजोआ होता है यानी कि जो शुक्राणु होता है उसका टेल जो है वो क्या करता है, डीजेनरेट करता है, और एक निश्चित अंतराल के लिए निषेचन की प्रक्रिया को खत्म कर देता है। आईयूडी है, इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। बाकी तो ये नर बंध्याकरण और मादा बंध्याकरण क्या है, शुक्रवाहक को काटा और बांध दिया, नर बंध्याकरण क्वेश्चन है, याद रखो क्वेश्चन है। और ये मादा बंध्याकरण, काट दिया गया फेलोपियन नलिका को, काट करके बांध दिया गया, है ना। चलिए, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वासेक्टोमी, नर बंध्याकरण। और ये क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी, मादा बंध्याकरण। अब आ जाइए, यहां पर जो है वो जेनेटिक्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, मजा आ रहा होगा। अब टॉपिक पर आ जाइए, है ना।
बेटा जितना क्वेश्चन आज करा देंगे ना, सुन लो मेरी बात, देर से आए हैं लेकिन आपको बता दें कि जितना क्वेश्चन आज करा दे रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आप वो क्वेश्चन मान के चलो कि एग्जाम में एकदम जबरदस्त है। या तो डायग्राम आएगा या उस पे क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो बता दिया है कि डायग्राम कौन सीधे पूछाएगा, तो आप जो नर जननांग था वो, जो मादा जननांग था वो, इन सब के अलावा जो गुरु बीजाणुधानी, सूक्ष्म बीजाणुधानी, दोहरा निषेचन, तो वो चित्र बनाने को आएगा। और उसके अलावा जो चित्र आएगा ना, उस पर क्वेश्चन आएगा। इसलिए जितना चीज अभी आज पढ़ा रहे हैं ना, या तो वो क्वेश्चन सीधे पूछेगा डायग्राम बनाने के लिए, या उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज का, और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखो ये 7 जोड़े विपरीत गुण है जो कि मेंडल ने जो है वो वंशागति के लिए इस्तेमाल किए हैं। इसमें जो है वो बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकार, फली का रंग, और 2 चीज और है, पुष्प का स्थान, पुष्प का पोजीशन, पुष्प कहां पर है, पुष्प का स्थान जो देखो यहां पर है, अक्षीय और अंतीय और तनिक ऊंचाई। तो 7 जोड़े हैं गुण हो गए, 5 गुण यहां पर हो गए, और 2 गुण 1 और 2, 7 जोड़े विपरीत गुण हो गए। ये 7 जोड़े विपरीत गुण इधर छाप लो, दिमाग में एकदम छाप लो। ये एग्जाम में जो है वो इससे प्रश्न जुड़ा हुआ आएगा ही आएगा। ये 7 जोड़े विपरीत गुण है मटर के, जो कि मेंडल ने लिए। मेंडल ने यही क्यों लिया, एक प्रश्न ये भी तो आता है कि मेंडल ने को क्या सूझा जो मेंडल यही लिया। मेंडल यही इसलिए लिया क्योंकि मेंडल को ये आसानी से तो उपलब्ध था, आसानी से इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है, और कम समय में इसको रिजल्ट मिल सकता था इससे, इसीलिए इजीली अवेलेबल। अब अच्छा ये क्या हो रहा है, कृत्रिम निषेचन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पहले यही शुरू किया गया था। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कृत्रिम निषेचन। देखो क्या किया जा रहा है, ये जो है वो मादा जनक है, ये जो है वो नर जनक है। ठीक है, तो मादा जनक में क्या किया जा रहा है कि इस पुष्प को मादा जनक के तौर पे माना गया है। ठीक है, ये बात याद रखो, और इस पुष्प को नर जनक के तौर पे माना गया है। तो इसका जो है वो परागकण इसके ऊपर आएगा। तो अब इसके पास क्या है ना कि दोनों ही जो है वो नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका दोनों है। तो नर जननांग काटा जा रहा है, नर जननांग। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन, विपुंसन। तो यहां पर क्या किया जा रहा है कि जो मादा जनक जिसको माना गया है, यानी कि बैंगनी वाले को, उसका विपुंसन कर रहे हैं, और जो नर जनक है यानी कि सफेद वाला, उसका परागकण इस पर, और फिर निषेचन की प्रक्रिया आएगी तो फिर हम लोग क्रॉस लिखेंगे ये वाला, और इसका रिजल्टेंट आएगा ये वाला, प्रथम संतति फिलियल फर्स्ट। समझ में आई बात, यही प्रक्रिया थी, है ना। चलिए अगला जाइए, ये देखो ये उसी का जो है वो क्रॉस पैटर्न है, स्वपरागन कराया गया कि ये प्रभावी, ये अप्रभावी, ये लंबा, ये बौना, ये हो गया जनक पीढ़ी। इसको क्रॉस कराइए, ये मिल जाएगा क्या, प्रथम संतति। प्रथम संतति को फिर से स्वपरागन कराइए, स्वपरागन कराइएगा प्रथम संतति को, तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिलेगा ये 2 मिलेगा आपको हाइब्रिड, एक पूर्ण लंबा और एक जो है बौना। तो इसका जो है वो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप लिख सकते हैं। जीन प्रारूप जो इसका होगा वो हो जाएगा क्या, 1 2 1, लक्षण प्रारूप क्या हो जाएगा, 3 और 1। यही इसका अवस्था है, और यही लिखा हुआ भी है जो आप देख पा रहे हो, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। अब देखो ये जो अवस्था है ये क्या है, समयुग्मजी अप्रभावी, होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव, है ना। कलर कौन सा है, ठीक है, कलर कौन सा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, पता नहीं है कि लक्षण कौन सा होगा, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना होता है। तो ये सफेद है, वो कैसे है, सफेद है। अच्छा, अब आपने करना क्या है ना कि आपको इसके लक्षण के बारे में पता करना है कि क्या है। अब किसके लक्षण के बारे में, तो इसका तो पता है आपको, ये इसका जो है ये कौन सा लक्षण ये जो है वो उत्पन्न करेगा। तो इसका किया क्या आपने कि इसका जो है वो एक क्रॉस इधर करा दिया, एक क्रॉस आपने इधर कराया, है ना। इधर कराया तो इधर जो है वो आपने देखा कि ये पूर्ण प्रभावी है ना,
और ये जो है वो कैसा है, ये अप्रभावी है। तो इसको जब क्रॉस कराया तो ये जब पूर्ण प्रभावी था और ये वाला जो है वो क्या था, अप्रभावी था, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया ना, पुष्प बैंगनी हो गया, यानी हाइब्रिड हो गया, ये पूरा का पूरा हाइब्रिड हो गया, बैंगनी हो गया। लेकिन फिर अगर इधर आ जाओ, इधर जो है ये क्या आपने लिया है, देखो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि क्या है ये विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, ये क्या है समयुग्मजी। मतलब आपने इसको जब इधर क्रॉस कराया तो इसका समयुग्मजी वाला लक्षण लिया, इधर जब कराया तो आपने इसका विषम युग्मजी वाला लक्षण लिया, और फिर आपको पता चला क्या कि इसमें जो है वो दो सफेद हो गए और दो जो है वो बैंगनी हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आप जो है वो ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, अनुपात को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्रॉस के बाद पता चलेगा, पहले पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। आगे आ जाइए, ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जहां पर जो है वो अपूर्ण प्रभाविता है। अपूर्ण प्रभाविता का जो है ना लक्षण क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो सुनो ध्यान से, अपूर्ण प्रभाविता जिसको अभी तक नहीं समझ में आया है, ये लाल रंग है जनक पीढ़ी में और ये जो है वो श्वेत रंग है। प्रभाविता क्या कहता है, पूर्ण प्रभाविता क्या कहता है कि जनक जब क्रॉस कर रहे हैं, जनक में संकरण हो रहा है, तो जो वंशज आएगा ना उसका कम से कम एक लक्षण या वंशज का लक्षण तो दोनों जनक में से किसी से मिलना चाहिए। ये बात याद रखो। जैसे टॉल यानी लंबा और बौना को क्रॉस कराएं, बौना नहीं आया, लंबा तो आया, दोनों में से कोई एक जनक तो है, तो प्रभाविता है। तो दो जनक हैं, जब ये संकरित हो रहे हैं तो जो आएगा वंशज उसमें कम से कम दोनों में से किसी एक का लक्षण तो होना चाहिए। यहां देखो सभी गुलाबी हो गया, ये लाल है, ये श्वेत है, ये क्रॉस हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, गुलाबी हो गया। ये कोई भी इसमें जो है वो ना तो लाल दिख रहा है ना तो श्वेत दिख रहा है, इसी को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आता है, इसलिए भूलिएगा मत। अपूर्ण प्रभाविता की जो है वो अवस्था है। तो देखिए, आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये वाला जो अवस्था है, इस अवस्था को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस अवस्था को हम लोग कह रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अर्थात अपूर्ण प्रभाविता। इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति कह रहे हैं। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता में बस यही बात याद रखिएगा कि जो जनक है, जनक के जो लक्षण है वो उसके प्रथम संतति में आने चाहिए, दोनों में से किसी एक। अगर दोनों में से किसी एक का भी नहीं आ रहा है तो ये अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति है ना। अगला, ये तो आपको पता ही है कि क्रोमोसोम की अवस्था में विषम युग्मजी है। मनुष्य में जो है वो जो गुणसूत्र बताएगा ये आने वाला जो है वो नर है या मादा है, वो पुरुष है। ठीक, पक्षी, ये कौन पक्षी है, ये ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है। पक्षी, पक्षी नहीं, ये कीड़ा, ये कीट जो है इसका नाम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इसमें भी नर बताएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिए जो पक्षी है उसमें नर नहीं, उसमें मादा बताएगी। हमेशा याद रखिए, क्रोमोसोम जो है एक लक्षण है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, तो ये आप बिल्कुल भी चिन्हित नहीं कर सकते हैं कि कौन बताएगा कि आने वाला जनरेशन जो है वो नर है या मादा है। ये नर ही बताएगा ऑलवेज, नहीं, मादा भी बता सकती है। इसी को हेटेरोगैमेटी कहते हैं। यानी कि यहां पर जो है वो देखो ध्यान से कि ये मनुष्यों में नर इस बात का जो है वो चिन्हक है कि जो अगला जनरेशन होगा वो नर होगा कि मादा होगा। इस कीट में भी ऐसा ही है, लेकिन ये जो पक्षी है इसमें क्या है कि जो नर पक्षी है उसके पास, या फिर जो जिसको हम लोग जो है वो फाउल कहते हैं या फिर जिसको कुक्कुट कहते हैं, तो नर कुक्कुट के पास जो है ये लक्षण नहीं है, किसके पास है, मादा कुक्कुट के पास ये
लक्षण है। तो इसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा बिल्कुल भी मत। ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए देख लो ध्यान से। होगा क्या कि ये अवस्था है क्या, ये अवस्था है सीकल सेल अनेमिया की, है ना। इस सीकल सेल अनेमिया में क्या हो रहा है, ध्यान सुनो, कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसका बीटा चेन होता है। देखो ध्यान से, यहां पर ये देख रहे हो, ये वाला जो संरचना है ये लाल रक्त कोशिका की है, ठीक है। तो ये जब सामान्य होगी ना, तो इसका जो जीन है इसका अरेंजमेंट ऐसे होगा CTC GAG, और जब ये ट्रांसलेशन होगा, इसका अनुवादन होगा, तो ये mRNA जब बनाएगा ना, तो इस तरह GAG आएगा, ठीक है, GAG आएगा, जिसकी वजह से छठे पोजीशन पे क्या आता है, GAG छठे पोजीशन पे क्या लेकर आता है, ग्लूटामिन, छठे पोजीशन पे क्या लेकर आता है, ग्लूटामिन। अब अगर ये HbA जीन जो है, जब ये सब्सटीट्यूट हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, HbS, ठीक है। हीमोग्लोबिन कौन सा वाला, ए का मतलब क्या हो गया, HbA का मतलब हो गया सामान्य, और HbS का मतलब हो गया सिकल सेल अनेमिक, मतलब दात्र कोशिका, सिकल सेल अनेमिक, ठीक। तो जैसे ही ये होगा ना, तो उसके बाद क्या होगा कि देखो यहां CTC था, ये CTC ना होकर क्या बन जाएगा, CAC बन जाएगा, ठीक। और CAC किसके लिए जो है वो ट्रांसलेट करेगा, GUG, और GUG किसके लिए करेगा, वैलीन एमिनो एसिड। तो छठे पोजीशन पर जहां पर ग्लूटामिन था, वहां पर क्या आ गया, छठे पोजीशन पे वैलीन आ गया। और जो वैलीन है, इसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो सामान्य जो कोशिका थी, ये कैसा हो गया, दात्र यानी कि हाँसू के आकार की हो गई। याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। ये तो जानिए रहे हैं कौन सा वाला स्थिति है। इसमें जो है वो डाउन सिंड्रोम की अवस्था है, चौड़ा चपटा चेहरा है, और इसमें जो है वो डाउन सिंड्रोम मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। ये देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दिखेगा, ये सेट जो है इसकी ट्राइजमी हो गई है, यानी कि इसमें होना चाहिए, देखो एक एक पेयर है ना, एक दो काउंट करोगे ना, दो 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 है। इस वाले में देखो 1 2 3 हो गया, यानी ट्राइजमी हो गई है। क्या हो गई इसकी, ट्राइजमी हो गई है 21st सेट की, है ना। और जिसकी वजह से क्या हो गया कि इसका उंगलियां का लूप बनने लगेगा, फ्यूरोड फेस होगा, हृदय रोग होगा जन्मजात। तो ये डाउन सिंड्रोम है। ये बहुत सारे लोग आप छोड़ दिए होंगे ये वाला एनसीईआरटी बहुत बार, लेकिन मैंने बता दिया। ये वाली कहानी सिंपल सी बात है, क्लाइनफेल्टर विकार। क्लाइनफेल्टर विकार में बेसिकली क्या होता है कि ओवरऑल तो जो है वो पुरुषों में जो है पुरुष वाला जो है वो लक्षण होगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा कि जो है वो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ जो है वो स्टेरिलिटी होगी, यानी कि जो है वो जनन कोशिका नहीं निर्माण कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ओवरऑल जो है वो मादा की जो है वो संरचना बनेगी, लेकिन इसके पास क्या होगा, इसके पास जो है वो जनन कोशिका निर्माण करने की कैपेसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो 47 और 45 की अवस्था हो जाएगी, क्या होगी, 47 और 45 की। इसमें क्या हो जाएगा, 44 प्लस XXY, तो ये XX2 आ गया, है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा, 44 प्लस XO क्या हो गया, खाली, यानी 45 रह गया। तो ध्यान रखिएगा, यही इसकी अवस्था होगी ऑलवेज, क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। आइए अब मॉलिक्यूलर में, ये तो आपको पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। ये क्या है, शर्करा, ये मैंने पढ़ाया हुआ भी है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। ये क्या है, शर्करा, कौन सा वाला, पेंटोज, 5 कार्बन वाला पेंटोज शर्करा है। और ये कौन सा है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डीएनए है। ये क्या है, फॉस्फेट है, ये क्या है, फॉस्फेट है। और ये क्या है, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज है, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज है ना। ये क्या वाला है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और ये क्या है, एडेनिन है, नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनी क्षार है। तो क्या होता है भाई, नाइट्रोजनी क्षार हो गया, जो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा, पहले पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है। तीसरे पोजीशन पे जो है वो क्या होगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा। और पांचवें पोजीशन पे, यहाँ पे पांचवा पोजीशन है ना, 5th पोजीशन, तो पांचवें पोजीशन पे क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा, याद रखिएगा। पांचवें पोजीशन पे क्या जुड़ गया है, फॉस्फेट, है ना। पांचवें पोजीशन पे क्या जोड़ दिया बाबू, यहां पर देखो पांचवें पोजीशन पे आपने फॉस्फेट जोड़ दिया, ठीक है। काउंट कर लेना, 1 2 3 4 और ये 5 पोजीशन। तो पांचवें पोजीशन पे क्या है, फॉस्फेट है। और तीसरे पोजीशन पे क्या है, फ्री एंड पे फ्री मोइटी किस चीज की है, हाइड्रोक्साइल की। तो जो 5 प्राइम 3 प्राइम लिखते हैं हम लोग हमेशा, 5 प्राइम और 3 प्राइम लिखते हैं, वो क्या चीज है,
तो 5वें पोजीशन में फॉस्फेट है और इसी के तीसरे एंड पर क्या है, हाइड्रोक्साइल फ्री मोइटी में है। इसी को हम लोग लिखते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम। अच्छा 3 प्राइम 5 प्राइम क्या होता है वो मैं बता देता हूं। जो नाइट्रोजनी क्षार होता है उसमें भी जो है वो कार्बन होता है, और जो पेंटोज शुगर होता है उसमें भी कार्बन होता है। तो इस शुगर को यानी शर्करा के शुगर का और नाइट्रोजनी क्षार के कार्बन का, याद रखिएगा, दोनों का इसके कार्बन को इसके कार्बन से अलग करने के लिए प्राइम देते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जो यहां पर जो शर्करा होता है, शर्करा के प्राइम को या शर्करा के कार्बन को नाइट्रोजनी क्षार के कार्बन से अलग करने के लिए प्राइम लिखते हैं। फिर से बता दे रहा हूं, शर्करा यानी शुगर के कार्बन को नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजनी बेस से अलग करने के लिए प्राइम का यहां पर उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चल गया, ये एटीजीसी प्यूरिन पाइरिमिडिन हो गया है ना। इसी का है क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड है, इसी का एंटी पैरेलल हो जाएगा। एंटी पैरेलल क्या है, ये 5 3 प्राइम है, उल्टा उलट दोगे 3 प्राइम 5 प्राइम, और इसी को जब इसको उठा करके ऐसे रख दोगे और ऐसे ऐंठ दोगे तो ये संरचना बन जाएगी हेलिकल ट्विस्ट। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्टोन ऑक्टामर है ना, H1A H2B H3 H4, यहीं पे नीचे में भी वही होगा। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। इसके ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, और ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके ऊपर जो है वो डीएनए का जो है वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए का रैपिंग हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो शुरू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा H1। हिस्टोन जो है वो प्रोटीन होता है 5 प्रकार का। हिस्टोन प्रोटीन कितना होता है, 5 प्रकार का होता है। H1, H1A H2B H3 और H4। ठीक है, H1A H2B H3 और H4 ये चारों जो है वो इसका क्या होता है, 2-2 होता है। तो 4 दूना 8 हो गया, तो इसको हम लोग हिस्टोन अष्टक कहते हैं, जो कि यहाँ पे बीच में देख रहे हो। ठीक है, और H1 हिस्टोन जो है वो बाहर में सील करता है, और इसके ऊपर से क्या होता है ना, डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो रैप करता है। ये डीएनए कितना होता है, तो ये 200 बेस पेयर का डीएनए होता है, और 1.75 जो है वो टर्न लेता है। और ये स्ट्रक्चर जो भी बना है इसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम, जो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और ये चित्र महत्वपूर्ण है इसलिए ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आता है ना, इससे प्रश्न आता है, ये मैं बता भी चुका था। ये तो आप देख रहे हैं ट्रांसडक्शन है, जिसमें ये बैक्टीरियोफेज जो जीवाणु भोजी है इसको आपने क्या किया है, लेबल किया है। लेबल करने के बाद रेडियो एक्टिव बनाया। ठीक है, एक को सल्फर में, एक को फास्फोरस में। सल्फर जो है वो पता है प्रोटीन का हिस्सा होता है, और फास्फोरस पता है किस चीज का हिस्सा होता है, डीएनए का। तो अगर फास्फोरस वाला जो है वो एस्चेरिचिया कोलाई जो है वो रेडियो एक्टिव हो गया, इसका मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, तो डीएनए ही है। ठीक है, यहां से इसको इंटरेन किया, इसके बाद एस्चेरिचिया कोलाई में इसको ले गए, एस्चेरिचिया कोलाई को हटाया, उसके बाद फिर देखा तो एस्चेरिचिया कोलाई जो है वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चला कि सल्फर जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन यहां पर जो है वो आगे जब ले गए, सल्फर जेनेटिक मटेरियल मतलब कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आगे ले गए यहाँ पर ये प्रोटीन वाले को यानी कि फास्फोरस वाले को, तो फास्फोरस वाले को जब आगे ले गए तो पता चला कि नहीं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि फास्फोरस वाला जो एस्चेरिचिया कोलाई था वो एस्चेरिचिया कोलाई क्या हो गया, लेबल्ड हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी ये तो आप देख ही रहे, डीएनए की प्रतिकृति हो रही है, ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से 2 सीक्वेंस बन रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड है, और यहीं पर जो है वो क्या बनता है, रेप्लिकेशन फोर्क, और ये वाला जो है वो क्या हो जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या होता है, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट यहीं पर होता है। ये सेमी कंजर्वेटिव, मिसेल्सन और स्टैहल का एक्सपेरिमेंट है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए है। विसिया फाबा में भी ये वाला जो है वो किया गया था। इसको क्या किया गया कि आपने जो है 20 मिनट जो है वो ग्रो किया। पहले तो आपने इसको क्या किया ना कि हेवी आइसोटोप में और लाइटर आइसोटोप में, मतलब 15 नाइट्रोजन और 14 नाइट्रोजन, इसमें आपने ग्रो किया। उसके बाद आपने 20 मिनट बाद जब ग्रो कराया तो आपने देखा कि 50-50% लेकर के चला, तो पूर्णतः हाइब्रिड हो गया। अब इसको आपने 20 मिनट और ग्रो कराया तो आपने देखा कि इसका जो है वो ये 14 वाला जो डीएनए था, लाइटर डीएनए, ये मिल गया, और इधर वाले में आपको 15 और 14 दोनों ही मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति होती है वो प्रतिकृति सेमी कंजर्वेटिव होती है, मतलब वो अपना आधा लक्षण जो है वो, या फिर जो है वो उपकेंद्रक, या हमेशा याद रखिएगा
कि हमेशा ऑलवेज आधा लक्षण जनकों का आएगा ही आएगा, सेमी कंजर्वेटिव होगा ही होगा। आधा लक्षण वो जनकों का लेकर के ही आएगा, नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाकी ये तो पता ही है, मेलर का उपयोग था जिसमें जो है वो जीवन के बारे में बताया गया था, किस तरह से जो है वो गैसेस आए थे, और फिर पता चला कि भाई पहला जो मटेरियल आया है अर्थ पे आरएनए, और फिर वहां से डीएनए बना, और उसके बाद जो है वो सूक्ष्म जीव बने, एंड इस प्रकार। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये तो है विकास का स्तर कि भाई यहाँ पे ब्रैकियोसॉरस है, आर्कियोप्टेरिक्स है, तो इसको बस देख लेना है, ये भी इतना महत्वपूर्ण है नहीं। फिर ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये समजात अंग और असमजात अंग की चर्चाओं के बारे में, ठीक है। ये जो है ना समजात अंगों के उदाहरण है मानव, चीता, वेल, चमगादड़, ठीक है। समजात अंग जो है ना वो क्या होता है ना, अभिसारी विकास, ठीक है, याद रखिएगा। समजात अंग करता क्या है ना कि वैसे अंगों की सीरीज जो दिखने में एक सी होगी, कार्य अलग अलग करेगी। जैसे ये मनुष्य जो है वो क्या करता है, दौड़ने का काम करता है, चलने का, चीता तो खैर अलग, वेल तैरने का काम करती है, और चमगादड़ जो है वो उड़ने, तो ये इसकी अवस्था है। और असमजात अंग की अवस्था क्या होती है ना, जहां पर जो है वो अंग दिखते एक जैसे हैं, कार्य बिल्कुल अलग अलग करेंगे। ये बात याद रखिए, समजात अंग की बात करेंगे यानी होमोलॉगस, तो वह अंग जो दिखते एक से हैं, कार्य अलग अलग करेंगे, है ना। और असमजात अंग दिखते हमेशा वो क्या है, अलग अलग है, कार्य एक से करेंगे। जैसे तितली और पक्षी दोनों के पंख बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन कार्य क्या है उनका, उड़ने का। क्या कार्य है उसका, उड़ने का, ठीक है। चलिए ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रदूषण का और मेलानिज्म की बात बता रहा है। देखो प्रदूषण से पहले जो है वो क्या था ना कि तितली जो है वो सफेद और जो है वो येलो हुआ करती थी, और जो वृक्ष थे ना वो कुछ कुछ सफेद थे, तो इसकी संख्या जो है वो ज्यादा थी, आसानी से छुप पा रही थी। अब दिक्कत क्या हो गया ना कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, पूरा का पूरा विकास हुआ है, तो श्वेत पंख वाले, अगर मान के चलो कि जो पेड़ है, पेड़ जो है ये यहां सफेद से क्या हो गया है, काला हो गया है, ठीक है, या भूरा भूरा सा हो गया है, तो इस पे ये भूरा वाला जो तितली है वो आसानी से छुप जाएगी, कैमोफ्लेज अपने आप को जो है वो छुपा लेगी। लेकिन ये श्वेत वाली जो है अपने आप को छुपा नहीं सकती है, क्योंकि ये आसानी से दिखेगी। तो ये क्या है, जैव विकास, याद रखिए, जैव विकास। और ये उदाहरण आता है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इंडस्ट्री बनने से पहले और इंडस्ट्री के बाद, मतलब कि वैश्वीकरण या फिर जो है वो कल कारखाने बनने से पहले और उसके बाद प्रदूषण की बात की जा रही है। बाकी ये तो हार्डी विनबर प्रिंसिपल है, पता है आपको, P + Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमेशा ऑलवेज याद रखिएगा, P² + Q² + 2PQ। अगर ये 1 से घटा या बढ़ा, इसका मतलब है कि एक नया उप प्रजाति बनने का जो है वो संभावना तेज है। ये मानव, ये वाला क्वेश्चन भी है महत्वपूर्ण। देखो चिंपैंजी का बच्चा, और ये चिंपैंजी, और फिर मनुष्य, तो मनुष्य का जो खोपड़ी का जो आकार है, और यहाँ तो इन तीनों के खोपड़ी के आकार को देखो, इसमें बहुत सारी समानता और असमानता लगेगी। जैसे जो बच्चा है चिंपैंजी का वो कौन है, ये है, और ये विकसित चिंपैंजी है। तो चिंपैंजी के बच्चे का जो खोपड़ी है वो, और जो अभी आधुनिक वयस्क मनुष्य का खोपड़ी है, इन दोनों में काफी समानता लगेगी, लेकिन इसमें जो है वो समानता थोड़ी कम है। दूसरी बात ये है कि ये दोनों जो है वो शाकाहारी प्रवृत्ति दिखाते हैं, लेकिन ये इसका कैनाइन देखोगे तो ये क्या होता है ना, थोड़ा मांसाहारी प्रवृत्ति भी दिखाता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी ये तो मच्छर की कहानी है, क्या कहानी है भाई, मलेरिया की कहानी है। 2 प्रकार के होस्ट होते हैं, 2 प्रकार की इसकी पोषी कोशिका होती है, एक मनुष्य होता है और एक मच्छर होता है, किसका, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम का, याद रखिएगा। मनुष्यों के अंदर क्या होता है, ये अलैंगिक जनन करते हैं, और मच्छरों के अंदर जो ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है ये क्या करते हैं, ये लैंगिक जनन करते हैं। बस इतनी सी कहानी है, इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा ऑलवेज। अच्छा ये तो खैर बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रतिरक्षी अणु, ये बनाने को आ सकता है। ये देखो ये लघु श्रृंखला है यानी L2, और ये हैवी वाला है यानी कि H2, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, H2L2 कहते हैं। ये जो दिख रहा है ये वाला है H2, और ये वाला क्या है, L2, और ये क्या है, प्रतिजन बंधक स्थल यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। बाकी तो दीर्घ श्रृंखला वगैरह आपको दिख रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहीं पर आकर के जो बाहर के जो संक्रमक हैं वो आकर के
जुड़ जाते हैं प्रतिजन बंधक स्थान। बाकी ये संवाहक डीएनए की कहानी देख लो, यहां पर पुनर्योगज डीएनए कैसे बनेगा। ये क्या है, संवाहक डीएनए यानी वेक्टर। क्या है ये, वेक्टर। और ये क्या है, बाहरी डीएनए यानी कि फॉरेन डीएनए, बाहर से लाया। इस दोनों को क्या किया तुमने, गर्म किया, हीट कर दिया, ठीक है। तो हीट करके पीसीआर करना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराना है। डीनेचुरेशन यानी हीट किया, गर्म करने के बाद ये टूट गया, टूट गया तो खुल गया, देख लो खुल गया। और जो कॉम्प्लीमेंट्री, हमेशा याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो हमेशा उसी के साथ जुड़ेगा। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, देखो थाइमिन से जुड़ेगा, एडेनिन थाइमिन, और थाइमिन हमेशा कहां जुड़ेगा, एडेनिन से जुड़ेगा, ठीक है। ये अब क्या होगा, लाइगेज से जो है उसको जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद ये क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए। तो डिनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, गर्म किया, टूटा, फिर लाइगेज लगाकर इसको जोड़ दिया। उसके बाद फिर क्या किया कि बाहरी डीएनए को फिर कैसे आपने ऐड किया, तो यहां पर जो है वो आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम लगाया है पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए। कैसे, तो प्रतिबंधन एंजाइम लगाकर इसको आपने क्या किया है, बीच से काट दिया है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस आणविक कैंची से आपने काटा, और ये वाला जो डीएनए, बाहरी डीएनए, इसको यहाँ पर जोड़ दिया, और फिर इसको किस चीज में, कोशिका में रूपांतरित करा दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड बना दिया, है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत सीधा सा है, एनोड है, कैथोड है ना। इधर जो है वो मान के चलो कि आपने जो है वो एनोड लगा रखा है, ठीक है, और इधर आपने कैथोड लगा रखा है। डीएनए इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इधर की ओर भागना शुरू करेगा, इसमें अगरोस जेल है, और फिर जब इस डीएनए को अलग करना पड़ेगा तो आपको इथिडियम ब्रोमाइड ईटीबीआर का इस्तेमाल करोगे आप, बस। ये मैं पढ़ा चुका हूं बहुत डिटेल में, ऑनलाइन क्लास में ही डिटेल में एकदम पढ़ाए हुए थे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये पीबीआर प्लाज्मिड बॉलिवर रोड्रिगेज है, नाम है। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्रेशन ऑफ प्राइमर, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजे, D3, एस्चेरिचिया कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, साल्मोनेला टाइप 1। तो ये सारी चीजें तो ध्यान रखिएगा। ये क्या है, प्लाज्मिड, ये है एक तरह का वेक्टर। बाकी ये तो आपको पता है कि ये जो है वो स्पूलिंग द्वारा क्या करते हैं, पृथक किए गए डीएनए को अलग करते हैं। स्पूलिंग से उसको क्या करते हैं, काचने वाला काम होता है ना, तो ये बस याद रखिए कि डीएनए को अलग करते हैं। बाकी ये तो पता ही है बेटा कि इसमें जो है वो डीएनए को जो है वो ताप करके तापानुशीलन करते हैं, यानी कि डीनेचुरेशन, अनिलिंग करेंगे। पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, निष्क्रियकरण करेंगे, डीनेचुरेशन, ठीक है। फिर अनिल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और फिर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे टैक पॉलीमरेज लगा करके, थर्मस एक्वेटिकस लगा करके क्या करेंगे, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, और फिर ये जो है वो नया डीएनए जो है वो पुनर्योगज डीएनए बन ही जाता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, एक आध इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होता क्या है, चित्र शायद नहीं आता है, नहीं आता है। बाकी ये तो बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिंजियंसिस होता है, स्पीशीज प्रजाति। इसमें क्या होता है, क्राइजीन होता है, क्राइजीन जो कि इनएक्टिव प्रोटीन क्रिस्टल होता है। ये जैसे ही कोई भी कॉटन बॉलवर्म कृमि खाएगा उसके अंदर जाकर के ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, उसको पैरालाइज कर देगा, मार देगा। इसका भी वही वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सबसे महत्वपूर्ण वाले जो डायग्राम्स हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। तो आज का सेशन इसी नोट पर बच्चों कंप्लीट हुआ। बहुत ही मजेदार सेशन रहा है। आप सबों से बस इतना ही एक हम लोग का मेरा ख्वाहिश है, आदित्य सर का ख्वाहिश है आप सबों से, कि जो प्रण हमने लिया है वो प्रण जो है वो विफल न जाए, और ये जो आप सबों का साथ है ये रहना ही रहना चाहिए। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को 1 लाख का परिवार आप बनाएं प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी नोट पर आप सबों से फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। मस्ती आपकी एकदम जिंदा रहनी चाहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने प्यारे से YouTube चैनल साइंस संग्रानु सर को ज्यादा ज्यादा प्यार दीजिए। इसी नोट पे बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।